नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है और अनुरोध किया है कि जब तक सरकार इस मामले की जांच नहीं कर लेती तब तक वह राजद्रोह के मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। केंद्र सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी। इसे लेकर केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि 124(a) के प्रावधानों पर पुनर्विचार और दोबारा जांच के लिए केंद्र सरकार तैयार है। कोर्ट को 124(a) की वैधता पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ने से पहले केंद्र के पुनर्विचार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस मामले पर गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि भारत की ताकत में से एक विविध विचारधाराएं हैं जो देश में खूबसूरती से पनपती हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि ऐसे समय में जब राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव को मना रहा है, एक राष्ट्र के रूप में औपनिवेशिक बोझ को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है, जिसमें पुराने औपनिवेशिक कानून और प्रथाएं शामिल हैं। बता दें कि मुंबई की खार पुलिस ने कुछ दिन पहले ही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 124(a) के तहत मामला दर्ज किया था। राणा दंपत्ति के मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि देशद्रोह कानून को पूरी तरह हटाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस पर दिशा निर्देशों की ज़रूरत है। और लगातार देशद्रोह के कानून पर गतिरोध जारी है और इसी गतिरोध में जो बात निकल कर सामने आ रही है वो सबसे बड़ी बात ये कि जो कानून 1870 में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में आखिर क्या है और क्यों देशद्रोह के इस कानून को बदला नहीं जा रहा है, क्यों इस पर नई व्याख्या नहीं लिखी जा रही है। और जिस कानून को सबसे पहले महात्मा गांधी के खिलाफ वीकली जर्नल में यंग इंडिया नाम से आर्टिकल लिखे जाने को लेकर लगाया गया था, क्या स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया कानून राजद्रोह का अब भी वर्तमान में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद प्रासंगिक है? और खुद एक बार पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि क्या व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं है, और ऐसे में अगर व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है और ऐसे में उसको आप कहीं भी किसी कानून के तहत निषिद्ध नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात कि आखिर अब जब इतना इस कानून पर गतिरोध लगातार हो रहा है तो क्या वाकई में कानून में संशोधन होगा, या जिस तरह एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 के मध्य देशद्रोह के 322 मामले दर्ज किए गए, जिसमें मात्र 12 लोगों पर देशद्रोह साबित हुआ। तो ऐसे में क्या ये सियासी हथियार के रूप में लगातार काम करता रहेगा और सरकारें लगातार इसका इस्तेमाल गलत तरीके से या अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए दिखाती रहेंगी? 1951 में तारा सिंह गोपीचंद मामले में पहली बार किसी अदालत ने इस कानून पर सवाल उठाए, तब पंजाब हाई कोर्ट ने धारा 124(a) को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना था। बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर भाषण देने पर राज्य सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना कर देने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद संवारिया जी बीजेपी से, मुन्ना खान कांग्रेस से, आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। सबसे पहले आनंद जी आपके पास आएंगे। आनंद जी, 8 वर्ष सरकार को हो गए हैं और
हजारों कानून रद्द किए गए हैं और उन्हें नया किया गया है, तो क्यों आपके समय में सबसे ज़्यादा इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ? एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में 322 मामले दर्ज किए गए और मात्र 12 मामले उसमें सही निकले। तो क्या लगता नहीं है कि जो अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए जो कानून लाया था, क्या आज उसका आज़ादी के 75 साल बाद इस देश में होना प्रासंगिक लगता है आपको? चंद्रशेखर जी, आज ये बड़ी अच्छी डिबेट आपने रखी है और मामला क्योंकि विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, ये जो कानून था 1837 में भाई मिस्टर थॉमस मैकलेजी लेके आए थे और इसके बाद 1860 में इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, लेकिन 1870 में भी इसको लागू कर दिया गया। और उस वक्त हमारे दो बड़े देशभक्त बाल गंगाधर तिलक जी, उन अखबार में कुछ छापा उन्होंने, और दूसरा हमारे जोगिंदर चंद्र बोस जी, उन पे एक मुकदमा चला। देखिए, ये मुकदमा जो है हमारे भारत में इस वक्त इसलिए जरूर, देखिए बहुत सारे कानून माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार सैकड़ों कानूनों को हटा चुके हैं जो रेलेवेंट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कंट्री में कुछ लोग, चंद लोग जिनको मैं जयशंकर का नाम दे सकता हूँ, वो देश सरकार की आलोचना करने में भूल जाते हैं, उस लक्ष्य रेखा को भूल गए कि कहाँ इसके साथ, देश के साथ जाति करने लगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब JNU में भारत वर्ष के टुकड़े होंगे 1000, तो उस चीज को कौन टॉलरेट कर पाएगा? देखिए, ये जो सेडिशन केस है और धारा 124A है, ये बहुत जरूरी है इस कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ माओइस्ट के प्रोग्राम होते हैं और इस वक्त तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जब 370 धारा हटाई गई, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कहा था अब तो यहाँ खून की धाराएं बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं आएगा था। तो ऐसे हालात में कंट्री के लिए सौरिया जी, बोलिए ना, आपके तो वो सहयोगी थे, महबूबा मुफ्ती ने ही तो कहा था, बोलिए, आप नाम लिया कीजिए ऐसे खुले में, कांग्रेस सुने तो सही। नहीं, आप नाम लिया कीजिए बिल्कुल एकदम खुले में। महबूबा मुफ्ती आपके सहयोगी रहे थे, उनको हटाया, फिर 370 को हटाया। आप तो पूरा इतिहास बताया कीजिए, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। फारूक अब्दुल्ला जी को कहाँ लेकर के जाएंगे आप? तो कहने का मतलब, और क्यों कपिल सिब्बल जी को कहाँ लेकर के जाएंगे? देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ इस वक्त, जो श्री राम जी के अस्तित्व को ही नकार दे। आज डिबेट 124A की है। मैं बहस में नहीं जाना चाहता, मैं आपके पास आऊंगा। जहाज रानी मंत्रालय कौन था, किसके पास था? शत्रुघ्न सिन्हा ने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए थे कि राम सेतु नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी बातें हैं राम के पीछे बहुत सारी बातें। मैं आऊंगा आपके पास। मुन्ना खान जी, क्यों 70 साल में कानून नहीं बदले और क्यों आपको कटघरे में बार बार खड़ा होना पड़ रहा है, और क्यों बार बार ये इल्जाम आपके ऊपर आता है कि 70 साल में जो आपने नहीं किया वो आखिर बीजेपी को करना पड़ रहा है? लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि कानून आपके समय में संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी ने संशोधन किया, जवाहरलाल नेहरू के समय संशोधन हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से बीजेपी के समय हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मुद्दा बहुत अच्छा रखा है, और आपका जो ये सवाल था कि 70 साल में कांग्रेस ने जो कर पाया, अभी बीजेपी कर रही है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी देश के लिए। वाकई में जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर दी, बीजेपी कर रही है। जितनी बेरोजगारी है वो बीजेपी को देख लो, जितनी महंगाई है वो देख लो। जो 124A है जो आज इनको दिखाई दे रहा, 322 लोगों को मुकदमे इन्होंने किए हैं और सिर्फ 12 लोग दोषी पाए जा रहे हैं उसके अंदर। ये चीजें सबसे बड़ी देखने वाली बात है। जिस तरह से CBI का डर है आज, जिस तरह से पत्रकारों को इन्होंने जो संविधान के चौथा स्तंभ है, तो ये 124A का जो इन्होंने भय पूरे देश के अंदर फैला रखा है। जितने भी अपने ये सिस्टम है, इनके पास CBI हो, ED हो, IB हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर इन्होंने जो भय बना रखा है आज। ये बात कर रहे थे जी महबूबा मुफ्ती की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती थी तो इनके साथ ही इन्होंने सरकार बनाई,
तो ये परहेज था उस चीज से। ये बात करते हैं बार बार कश्मीर से और 300 अरे आप तो ये बताइए कि इस कानून की प्रासंगिकता आपने समाप्त क्यों नहीं की, और क्यों आपको इस कानून को लगातार जारी रखना पड़ा और उसका इस्तेमाल बीजेपी कर पा रही है अब? मैं जवाब दे रहा हूँ सर। पहली बात तो 124 कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर उपयोग नहीं की, जिस तरह से आज किया जा रहा है। आज अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दे, जबकि संविधान कहता है कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन आज आप मोदी सरकार के खिलाफ बोल दो, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल दो, आपके ऊपर फौरन IPC 124 लग जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये लगा तो शायद हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, स्मृति ईरानी अभी मंत्री नहीं होती। तो कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं सोचा। कांग्रेस तो सिर्फ देश के लिए सोचे कि देश का विकास हो, मजदूर का विकास हो, व्यापारी का विकास हो, इन पे दिमाग लगाए। देखिए सुनिए मुन्ना खान जी सुनिए, 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस कानून को संज्ञेय अपराध बना दिया, जिसमें बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपने भी किया, और आपने जो किया उसको ये पूरा कर रहे हैं। नहीं, फर्क है सर, हमारी मंशा में और इनकी मंशा में जमीन और आसमान का फर्क है। आप इनकी मंशा देख लो। अभी ये कह रहे JNU में छात्र नारे लगा रहे थे, आप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? अगर एक कोई छात्र JNU में नारा लगा रहा था, वो आपसे सिद्ध नहीं हुआ, उस पर आपने IPC को तभी धारा लगा दी। क्यों लगा दी? आज हर एक व्यक्ति डरा हुआ है आपसे। क्यों डरा हुआ है? सरकार विश्वास खो चुकी है। सरकार के ऊपर किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति का विश्वास नहीं रहा। सरकार विश्वास खो चुकी है। अभी आप स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र नहीं हो, जिसे हम आजादी कहते हैं। आज बीजेपी के सरकार में 8 साल से हिंदुस्तानवासी, हिंदुस्तान के लोग आजाद नहीं है। आप किसी भी तरह का आवाज सरकार के खिलाफ नहीं उठा सकते। सरकार के जो मर्जी आप वो कर सकती है सरकार, आप कुछ नहीं बोल सकते। आप खामोश रहो। CBI का अगर है, IB का अगर, मतलब जितनी भी संस्था है वो सारी आप पे सेफ्टी लगा दी जाएगी और आपके पीछे लगा दिया जाएंगे। आप खामोश एक मूक दर्शक देखते रहो, कुछ नहीं बोलना है। सरकार को जो अच्छा लगे वो सरकार करेगी। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, हम किस ओर जा रहे हैं? आज़ादी के 75 साल बाद सरकार ने जब दूसरा हलफनामा दायर किया है कि कानून की ज़रूरत है और तमाम पहलुओं को नए तरीके से पुनर्विचार करके कानून को संशोधित किया जाए, हम किस ओर जा रहे हैं? क्या वाकई में जो औपनिवेशिक कानून है और जो अंग्रेज़ों के लिए लाए हुए कानून हैं और जो स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए लाए गए थे कानून, आज अगर उनका इस्तेमाल हो रहा है और 2016 से 2020 के बीच 322 लोग अगर जेलों के पीछे, शिक्षकों के पीछे गए इस कानून को लेकर और मात्र 12 लोग उसमें दोषी पाए गए, तो आप कैसे देखेंगे इस कानून को? आपके माध्यम से इस विषय को उठाया गया, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट विषय है और आज के उसमें बड़ा प्रासंगिक भी है। सेक्शन 124 इंडियन पेनल कोड वाज लेड डाउन इन 1870 बाय द ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को बनाया था और देशद्रोह के उसमें कोई व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके, इसलिए उन्होंने लोगों को अरेस्ट करने के लिए बनाया। अभी मुन्ना खान जी कह रहे थे कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मुन्ना खान जी कितना स्वच्छंद रूप से आपके माध्यम से अपने उसको व्यक्त कर पा रहे हैं। ये देश की आजादी का सबसे बड़ा ज्वलंत कानून उदाहरण है। वर्तमान में प्रासंगिक क्यों है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आशुतोष जी, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इस कानून की और क्यों इस औपनिवेशिक कानून को ढोया जा रहा है? देखिए, वर्तमान समय में प्राचीन कानून में बदलाव लाने की अत्यंत आवश्यकता है। जो कानून ब्रिटिशर्स के टाइम में बनाए गए 1860 के बीच में जो कानून बनाए गए, आज के समय में 150 वर्ष का समय हो चुका है। कानूनों में काफी तेजी से बदलाव लाना चाहिए। काफी कानून आज के समय के हिसाब से बनाने चाहिए, जिसके लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है और कुछ आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में
काफी कानूनों में बदलाव लाए जाएंगे। जहाँ तक 124A की बात है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम में 1870 में बनाया गया। 124A धारा को लगाया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज ना उठा सके। जो भी व्यक्ति कोई आवाज उठाता था तो उसके देशद्रोह के मुकदमे में बंद किया जा सकता था। जैसे लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी को भी इसी कानून के तहत जेल में भेजा गया। जहाँ तक ये आज के सवाल उसमें बातें 2016 से 2020 तक आपने बताया 322 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 12 लोगों को दोषी पाया गया। जैसे हम कानून व्यवस्था में देखते हैं, कानून व्यवस्था हमारी काफी लचर व्यवस्था है। इसमें कोई भी अपराधी जब तक अपराध सिद्ध ना हो बेगुनाह कहलाता है। और बहुत से कानून में ऐसे प्रावधान है कि जब तक कोई गवाह उस चीज को कोर्ट में आके गवाही ना दे करके पक्का करे तो अपराधी जो है बहुत छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में ये बड़ा प्रासंगिक है कि अपराधी अपराध करने के बाद जब कोर्ट में लाए जाते हैं और गवाह को सामने खड़ा किया जाता है तो गवाह भयभीत करके उनके सामने बोलने से कतराते हैं। तो ऐसे समय में ये अपराधी जो है सिर बच करके भाग आ जाते हैं। तो कानून में जहाँ तक है काफी मेजर बदलाव लाने की आवश्यकता है। 150 वर्ष पुराने कानून है, कानून में बदलाव आ रहे हैं। मोदी सरकार ने अभी 2022 नवंबर में काफी कानून को बदलाव लाने की और इशारा भी दिया है। ये 124A धारा है। देश जो भारत एक लोकतंत्र देश है। मैं आता हूँ आपके पास। आनंद संवरिया जी, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया और आपके राज्य में 322 आदमी गिरफ्तार हो गए राजद्रोह के कानून में, देशद्रोह के कानून में। फर्क क्या लग रहा है? हकों को, अधिकारों को कुचलने का कानून क्यों इस देश में लागू है? चंद्रशेखर जी, देखिए, हकों के साथ जब हम हक की बात करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज भी आ जाती है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, जैसे वो के रैली में भाषण दे रहे हैं कि हम तो देश को जोड़ने का काम करते हैं। वो तो जनता जनार्दन ने सारा देख लिया है कि जो काम ये जोड़ने का करते हैं इनको पूरा नकार दिया। आज वो डिबेट में नहीं करना चाह रहा। अभी देखिए, आशुतोष जी ने बताया और मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आपके नेशनल इम्पोर्टेंट टीवी के ऊपर इतनी बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई 124A नहीं लगा है। हमारी भारत सरकार का जितनी भी आलोचना करिए, लेकिन भारतवर्ष को टूटने से बचाना किसी भी सरकार की ड्यूटी होती है और हमारी सरकार उसमें कोताही नहीं लेगी। अब देखिए, 124A को कॉग्निजेबल इंदिरा जी ने बनाया था, अब तो उसकी बेल भी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है जी। के लिए इस तरह के मायूस लोग हैं, इस तरह के लोग देश को तो कांग्रेस, हमारी सरकार की आलोचना कीजिए, नरेंद्र मोदी की आलोचना कीजिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए जिससे कि हमारे विरोधी लोग उसका फायदा उठाएं। जिससे के लिए आजकल एक फैशन बन गया है कि नरेंद्र मोदी जी की विरोध करते करते वो राष्ट्र के विरोध में आ गए हैं, जो चीज नहीं डिजायरेबल है। और ये बड़े पैमाने पर तय हो रहा है। आनंद संवरिया जी, देखिए, दिक्कत यही है कि ये बड़े पैमाने पर तय हो रहा है और ये आप लोग तय कर रहे हैं कि दरअसल राष्ट्रभक्त कौन है और राष्ट्रद्रोही कौन है। ये सबसे बड़ा एक पेचीदा सवाल है कि ये कैसे तय हो सकता है कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि घर के भीतर कहाँ लड़ाई नहीं होती। लेकिन अगर बिल्कुल ये कह दिया जाए कि इसने घर के खिलाफ काम कर दिया है और इसे जेल में डाल दिया जाए। मात्र 12 लोग दोषी पाए गए हैं, लेकिन 322 लोग जेलों में डाले गए। दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कोई मामला नहीं बनता। हिमाचल सरकार ने जब केस लगाया, हिमाचल में जब केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ, तो क्या लगता है आपको कि क्या कोई सवाल नहीं पूछे? क्या सत्ता इतनी निरंकुश हो जाए कि सत्ता के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछा जाए? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में और वर्तमान सरकार में क्या फर्क है अगर आप उसी कानून को लेकर चल रहे हैं तो? नहीं चंद्रशेखर जी, सवाल पूछना आपका हक है, हमारे विरोधियों का भी हक है। जवाब देना हम सरकार में, हमारे को जवाब देना। अब आप कह रहे हैं कि 12 आदमी कन्विक्ट हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि एवरीबॉडी इनोसेंट
अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। और उसको ये जो लोग जो अपने आप को खूंखार हैं उनके अगेंस्ट में गवाही देने वाला कोई हिम्मत में नहीं आता है। फिर भी भारत सरकार ने, देखिए पिछले हफ्ते भारत सरकार ने कहा था कि हम इसके हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आ गया है इसको हम रीथिंक करेंगे। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो जो 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पूरी गाइडलाइन बना के रखी है, और हमारी सरकार की मशीनरी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी सीबीआई ईडी की बातें कर रहे थे। में क्या कहा सरकार ने, बताइए नहीं है आपने, सरकार ने क्या कहा केदारनाथ मामले में? यही तो कहा, कहना चाह रहा हूँ, यही तो कहा। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं करी है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 124 वाला जो नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, कोर्ट ने ये कहा कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलें लेकिन हिंसा ना हो, उससे कहीं ना कहीं देश में विद्वेष ना फैले, तो वो फिर उसको लिए कोई वो नहीं है दिक्कत। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए हिंसा फैलाना, दूसरा से देश को तोड़ने की कोशिश करना, वहाँ पे गाइडलाइन बड़ी क्लियर है। 1962 की गाइडलाइन बहुत क्लियर है, और मेरी सरकार अभी आज सरकार ने दिया है कि हम इसके ऊपर रीथिंक करेंगे और गाइडलाइन पैदा करेंगे, बट इसको हटाना नहीं चाहिए, अदरवाइज कंट्री के लिए यही तो बात है बहुत ना। मुश्किल। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, थॉमस मैकाले का कानून क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून क्यों, क्या हम आजाद नहीं हुए? नहीं, हम आजाद, देखिए आजादी के साथ में आप कहें कि अगर आप ड्यूटीज की बात कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार की बात कर रहे हैं, तो किसने कहा कि भारतवर्ष के झंडे को आप जला दीजिए? किसने कहा कि भारतवर्ष को गालियां दीजिए, भारतवर्ष के संविधान को न मानिए? आप सरकार को क्रिटिसाइज करिए, बट लेकिन जो तंत्र है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको, कुछ लोग तो अभी सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के समझौते को भी नहीं, चलिए ठीक है, को भी नहीं विनोद दुआ ने क्या किया था? तो विनोद दुआ ने क्या उनको पनिशमेंट हुआ? हमारा उनके खिलाफ बोल दिया था। हमारा देखिए, नहीं हमारे खिलाफ तो अभी आपने बोला है, फिर भी आपके पर कोई धारा नहीं लगी। बोलिए देश, अरे आप देश के टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर भारतवर्ष की सशक्त सरकार है, जनता जानती है। आपको है कि आपने जो सोच लिया है, आपकी आंखों ने जो देख लिया है आनंद जी, वही सही है। में रह गए हो। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मुन्ना खान जी, जो मुन्ना खान जी, देखिए आपने तो उसको संज्ञेय अपराध बना दिया, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए बना दिया, लेकिन वक्त निकलते निकलते आपको भी कहीं ना कहीं संभल जाना चाहिए था। आपने भी गलत इस्तेमाल किया कानून का, और आज आपके लिए भी एक शर्मनाक स्थिति है कि जो आपने छोड़ दिया उससे बीजेपी वो काम कर रही है जो दोनों को नहीं करना चाहिए था। समझा रहा हूँ सारी चीजें, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस पार्टी IPC 124A देश की रक्षा के लिए यूज करती थी, देश के रक्षा के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी को रक्षा करने के लिए कर रही है। जिस तरह से अभी विनोद दुआ की वजह से न जाने कई ऐसे 25 लोग हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पे आपने देश की रक्षा के लिए करा था। नहीं, आपातकाल क्यों लगाया था? सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए कि सुरक्षा के लिए? देश की रक्षा नहीं, आप ये मत समझिए मुन्ना खान जी, ये मत समझिए, आप भी कटघरे में खड़े हैं और आपने जो किया है। जवाब तो देने के। हाँ, मुन्ना खान जी, जनता आपको भी सुन रही है, देख रही है। मैं कहता हूँ जनता देख रही है ना, मैं जवाब दे दो, जवाब देने तो दे। मंशा बीजेपी की साफ है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ है। कांग्रेस पार्टी की मंशा हमेशा से देश की सुरक्षा की रही है, और देश की सुरक्षा के लिए वो कानून बना हुआ था। बीजेपी मित्र को, ये हमारे मित्र को हंसने की जरूरत नहीं है, पूरी बात मुन्ना खान जी, आपसे सुनिए, अरे सुनिए आनंद जी सुन लीजिए। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मुन्ना खान जी, ये कानून आपातकाल जो आप लाए थे, ये देश की रक्षा के लिए लाए थे या सुरक्षा के लिए लाए थे? मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मुन्ना खान जी, आपातकाल क्यों लगाया था कांग्रेस ने? देश की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए कि लोकतंत्र के दमन के लिए? आप चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आप हमारी बात पूरी नहीं होगी। मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात, और ये आप आशा करें कि बीजेपी से पूछें और आपसे न पूछें तो ये नहीं हो पाएगा। सवाल सबसे पूछा जाएगा। नहीं, आप सवाल पूछे सर। मैं बिल्कुल आप जवाब देने के लिए बिल्कुल दें आप जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि मंशा दोनों की साफ थी। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के लिए IPC 124A का इस्तेमाल करती थी। वो जब वो दोषी पाए जाते थे, ये बीजेपी के तरह नहीं कि 322 पे लगाए और 12 की घोषित हुई। मंशा साफ थी। बीजेपी पार्टी के बंडाव के लिए यूज कर रही है और कांग्रेस पार्टी देश मुन्ना खान जी 1973 में तो 1973 में किसका बचाव था? सर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। एक एक करके बोल रहे तो समझ नहीं आ रहा। डिबेट ऐसे मैं बताता रहा हूँ। मेरा सवाल ही आपातकाल पे हो रहा है। मैं क्या तो रहा हूँ सर, आज जो भी नुकसान हो रहा है वो भारतीय जनता का हो रहा है। आज नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा। चाहे किसी भी मुद्दे को जिस तरह से आज आवाज को दबाया जा रहा है, किसी भी माध्यम से हो, चाहे IB हो, CBI हो, किसी भी माध्यम से जिस तरह से आवाज को दबाया जा रहा, आज महसूस नहीं हो रहा कि हम आजाद भी हैं। आज आजादी को कुचला जा रहा है, आज संविधान को कुचला जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। आज ये बहुत शर्म की बात है। मैं जो देश के जिस तरह से हालात बन रहे, जिस तरह से आज जिस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, वो उस मुद्दे पे बात हो ही नहीं। उस मुद्दे पे सरकार काम ही नहीं कर रही। सरकार के वो लुभावने वाले, सरकार के वो काम, आज किसी टॉपिक पे बात नहीं हो रही। आज बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे, मैं 5 सवाल कहता हूँ, 5 सवाल के बाद ये छठे सवाल में 10 लाइन बोलते नहीं बोलेंगे। ये मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, 5 सवाल है इनसे। छठे सवाल में 10 लाइन बोल के दिखा दे, बोल ही नहीं पाएंगे। इन्हें पढ़ाया नहीं जाता 5 सवाल के ऊपर। ये देश के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, अत्याचार के ऊपर बात नहीं करेंगे। इनके पास सिर्फ रटाया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 5 सवाल, मस्जिद, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान, ये 5 सवाल है इनके जिन पे ये बोल पाते हैं। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, क्या राजनीति को नए एक जिसको कहते हैं अभिनव प्रयोगों के लिए नहीं जाना चाहिए? क्या राजनीति को जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, दकियानुसी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उन्हीं को आत्मसात करना चाहिए? अभिनव प्रयोगों के लिए नहीं जाना चाहिए राजनीति को? आज के जमाने में राजनीति क्षेत्र में काफी बदलाव आने की आवश्यकता है। मैं इससे सहमत हूँ और मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, मैं एक निष्पक्ष अपना विश्लेषण कर रहा हूँ। भारतीय कानून व्यवस्था में काफी बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1870 से चला आ रहा 124 से 152 साल पुराना हो गया। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी देश की पार्टी है जिसने देश के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश का विभाजन जो 1947 में हुआ, देखिए मुस्कुराने की बात नहीं, मैं एक निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। आप हंस रहे हैं, मेरी बात को गंभीर से आपको हंस नहीं रहा। नहीं बिल्कुल माथे पे कर इनको ये हंस नहीं रहा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी शर्मा जी, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं इनको एक्सप्रेशन कर रहा हूँ जो आप सत्य बोल रहे हैं। मैं हंस नहीं रहा हूँ, आपकी बात को लाइक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप गहन बात बोल रहे हैं, बहुत गहन बात बोल रहे हैं। चलिए आशुतोष जी, सत्य को हमें मानना चाहिए और उसको नकारना नहीं चाहिए। गलती हमारी है, मानेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। इस बात को आप मानते हैं, इस बात को नहीं मानते? पहले बताइए, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मानना ना मानना तो कांग्रेस पार्टी ने भारत की आजादी के बाद देश की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। सबसे पहले तो सबसे प्राचीन पार्टी होने के नाते इसने देश का विभाजन करा, जो कि रोका जा सकता था, नहीं रोका। थोड़े बहुत समय की बात थी, जिन्ना जी को अगर वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जिनकी लाइफ 1 से 1.5 साल तक की थी, जो उनके डॉक्टर्स ने बता भी दिया था। लेकिन नेहरू जी एडमेंट थे कि मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। देश का विभाजन हुआ, उसके बाद देश की नीतियां, भारत को यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप के लिए ऑफर किए गए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने डिक्लाइन करा। अगर आज भारत परमानेंट मेंबर होता तो भारत की स्थिति कहीं और होती। वो अवसर जो चीन को दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो है देखने में आया कि माइनॉरिटी वर्ग को काफी प्राथमिकता दी।
देश में माइनॉरिटी वर्ग को प्राथमिकता देते देते माइनॉरिटी वर्ग आज मेजोरिटी के ऊपर हावी हो गया है। तो देश में औद्योगिक विकास और अन्य तरह के विकास जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अभी जो वर्तमान सरकार है पिछले 6-7 साल से आई है, मैं मना नहीं कर रहा, इसमें कुछ कुरीतियां कुछ कमियां नहीं होंगी, उसको भी हमें मानना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता, लेकिन देश में विकास और बेरोजगारी की जो मुन्ना भाई हमारे बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की देश में बेरोजगारी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये बेरोजगारी न केवल भारत में पूरी दुनिया में है। यूक्रेन रूस की लड़ाई, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रहा है जिससे कि हर चीजों की कीमतें भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट भी काफी हाई है। फिर भी मैं अगर देखता हूँ, मैंने जहाँ तक यूरोप की स्टडी करा, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अन्य देशों में इन्फ्लेशन की दर 3 से 4% होती है, जो कि आज 6 से 8 और 9% के बीच में। भारत फिर भी इन्फ्लेशन को बहुत दबा करके 6% के आसपास चल रही है, वो काफी कंट्रोल में है। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का देश है और हम किसी दूसरे देश से अपनी तुलना नहीं कर सकते। अगर तुलना करनी है तो उस आंकड़े के हिसाब से देखिए कि अमेरिका की आबादी 35 करोड़ की आबादी, हमारी 140 करोड़ आबादी, हम 4 गुना उससे आबादी में है। अमेरिका जैसे देश में स्वास्थ्य की सेवा सुनने में आती है कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवा अमेरिका में है। वहाँ के लोगों को भी कोरोना की बीमारी ने काफी सपोर्ट दिया है। आशुतोष जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ना बीजेपी से पूछ रहा हूँ ना कांग्रेस से पूछ रहा हूँ कि 8 साल हो गए सरकार को, आपको लगता है कि पानी पी पी के कांग्रेस को गाली दे के अब कोई हल हो जाएगा? अब तो कांग्रेस का कोई लेना नहीं देना नहीं केंद्र में, तो अब तो खुद सरकार की ही जिम्मेदारी है, जो अच्छा हो रहा है उसकी भी और जो गलत हो रहा है उसकी भी। नहीं लगता आपको? चंद्रशेखर जी, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसमें पुरानी बातों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हम अपना वर्तमान और आगे भविष्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। पास की डेट और हम उसको पुरानी लाइनों को पीटते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें अपना ये देखना चाहिए आज और हम आगे आने वाले भविष्य को कितना उज्जवल बना सकते हैं, उस पर कार्यवाही करें। हमारी सकारात्मक सोच होगी वर्तमान सरकार की, तो देश की उन्नति के स्तर पे हम दोबारा ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी वर्तमान में जो देश की स्थिति है और देशों से मैं देखता हूँ कि चाइना से जीडीपी हमारी बेटर है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से जीडीपी इंडिया की फिर भी बेटर है। आप सोचिए 2 साल से भारत जो कोरोना की बीमारी, दुनिया पूरी भी कोरोना की महामारी से जूझ रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 2 साल तक दिया गया, टीकाकरण किया गया और बहुत सी चीजें सुविधाएं भारत के नागरिकों को प्रदान की, जो कि बहुत नहीं हमें ये तो देखिए, अब ये तो सब हर एक सरकार का धर्म है, ये तो करना ही पड़ता, सभी सरकारों को करना पड़ता। मैं आऊँगा आपके पास। आनंद सवारिया जी, देखिए क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को गाली देकर, अब तो 8 साल हो गए आपको सरकार में, अब तो आगे भी कोई लड़ैया नहीं है और पीछे भी कोई लड़ैया नहीं है, अब तो आप अकेले लड़ैया हैं सरकार में, तो क्या लगता है आपको कि अब कांग्रेस की भर्त्सना करके, क्या उनने जो किया उसको करके 8 साल में तो बहुत मौके आए होंगे बदलाव के, और ऐसे कानूनों को बदलना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कानून रहना चाहिए। चंद्रशेखर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा। अभी देखिए आशुतोष शर्मा जी ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, उन्होंने तथ्य बताए हैं और तथ्य को कोई नकार नहीं सकता, ये हिस्ट्री में लिखे हुए हैं कि बट मैं कैसे ना करूं कि भारतवर्ष का बंटवारा कांग्रेस ने किया है, क्या मैं ना कर सकता हूं? मुझे पॉलिटिकली रंग दे देंगे उसको। मैं देखिए, ये मुद्दा 124A का है। 124A में भारतवर्ष की सरकार ने आज स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम इस कानून के ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं, और पुनर्विचार जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए हुए हैं उस मुताबिक से। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कानून को देश की सुरक्षा के लिए करते थे, वो जवाब नहीं दे पाए कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी वो देश की सुरक्षा के लिए लगाई थी, ये कुर्सी बचाने के लिए लगाई, कुर्सी की सुरक्षा के लिए थी, कुर्सी की सुरक्षा के लिए वो जवाब नहीं दे पाए। पर मुद्दा ये है कि मेरी सरकार इस कानून को पुनर्विचार के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको रद्द करने में मैं फेवर, हमारी पार्टी, हमारी सरकार। आनंद जी एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आनंद जी एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सही से ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, अंतर्मन से। आप भारत के नागरिक भी हैं, भाजपा कार्यकर्ता होने के साथ साथ। क्या देशद्रोह के कानून का राज्य सरकारें या राज्य स्तर पर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है या हो रहा है? नहीं, मैं
नहीं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। अभी आपका स्टेटमेंट था कि इतने 100 लोगों पे देशद्रोह का कानून लगा और उसमें इतने लोग ही कन्विक्ट हो पाए। उससे पहले भी फिगर यही है, बट उसके पीछे ये सोचते हुए कि हम लोग इस कानून को खत्म कर दें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो लोग भारतवर्ष के झंडे को, अब कल ही देखिए धर्मशाला में क्या हुआ, खालिस्तान के झंडे लग गए हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें कंट्रोल में करनी पड़ेंगी। भारतवर्ष की सरकार को कोई क्रिटिसाइज करता रहे, उसके ऊपर कानून गाइडलाइन है बड़े क्लियरली। अगर मान लीजिए मैं सरकार में और मैं ये नवनीत राणा पे भी लगाया है देशद्रोह का कानून, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था और किरीट सोमैया उनके साथ घूम रहे हैं, तो क्या वो देशद्रोही हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो हमारा न्याय तंत्र इतना मैच्योर है कि जब तक के दोषी हर हालात में दोषी प्रूव नहीं हो जाता, वो दोषी नहीं माना जाता, तो उसमें लूप होल है, उसमें से लोग निकल जाते हैं। लेकिन ये कहना है कि कानून को खत्म कर दिया जाए तो फिर पूरी छूट दे दी जाएगी उन लोगों को। नहीं, अब आपको मैंने ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि किरीट सोमैया साथ घूम रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े दिग्गज साथ घूम रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का कानून उन पर लगा दिया गया धाराएं, तो वाकई में नवनीत राणा क्या देशद्रोही हैं क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए यही तो चीज है जो कांग्रेस सरकार 70 साल तक खत्म नहीं कर पाई और खत्म नहीं कर पाई, जो चीजें कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई उसको मेरी सरकार कर रही है। बहुत सारे कानून, अब 370 को मैं सुनूंगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता एकदम से उठेंगे, 370 धारा, इतने साल जिसने मेरे खूबसूरत स्टेट को पूरी कंट्री से काट के रखा और जिस तरह का रमन्य से हुआ रहा, तो ये सब चीजें हैं जो कानून में बदलाव होना जरूरी है। चलिए ठीक है। मुन्ना खान जी, 124A को क्या लगता है आपको समाप्त होना चाहिए? आज़ादी के 75 साल बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, सवाल चंद्रशेखर जी सवाल है खत्म होने की नहीं है, उसमें बदलाव की नहीं है। सवाल ये अरे आप ये देखिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, मेरे को स्पष्ट जवाब दीजिए कि खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर जब सीधी बात कह रहा हूँ, सवाल ये नहीं, जवाब देने की जवाब दे रहा हूँ तो मैं सवाल ये नहीं कि खत्म होने चाहिए, सवाल ये कि आपकी मंशा क्या कहती है, ये सरकार की मंशा क्या है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो हमारे बीजेपी के मित्र है वो जवाब नहीं दे पाए। नवनीत राणा के ऊपर इनकी मंशा क्या थी, उनकी जो मंशा थी वो क्या थी? क्या मंशा थी बताइए, क्या मंशा थी? वहाँ कौन, अगर सुनिए, अगर कोई पुलिस वहाँ नहीं आती, कोई वहाँ इतना पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होता, नवनीत राणा आती अपनी गाड़ी से बैठ के बाहर निकलती, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ती, अपने घर चली जाती, लेकिन नहीं, ड्रामा करना था। मैं कह रहा हूँ ये ड्रामा करने का पूरा प्रोग्राम था। ये मनसा के वहाँ पे जो वहाँ के स्वार्थ है, मुंबई के महाराष्ट्र को बिगाड़ने के स्वार्थ थे वो। मैं कहता हूँ धर्म की बात करने से, धर्म का हनुमान चालीसा पढ़ने से या नमाज पढ़ने से भला किसको क्या आपत्ति हो सकती है? हमेशा से जो धर्म की बात है इसको सिर्फ बीजेपी टारगेट करती है, क्योंकि सरकार तो आपकी है। धर्म के ऊपर मित्र मेरे पूरी बात सुन ले, इनकी मंशा साफ दिखती है। मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी को आपत्ति नहीं है। अब उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि रोज हमारे घर में हनुमान चालीसा पढ़ाए जाते हैं, आपका मोस्ट वेलकम जी, आप मेरे घर में आए और सारा दिन पूरे दिन भर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े, भला किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन आप ढोल नगाड़े के साथ आओगे और महाराष्ट्र का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करोगे, फिर तो हम छोड़ने वाले नहीं है। ये बीजेपी के मंशा पे सवाल उठता है। सवाल धारा IPC 124A का नहीं है, सवाल बीजेपी के मंशा का है। जिस तरह से बीजेपी अपनी पार्टी बचाने के लिए धाराओं का यूज करती है, सीबीआई का यूज करती है। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। चंद्रशेखर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा और नमाज
ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। हर कोई अपने अपने उसको चमकाने के लिए। आप ये बताइए, सड़क को घेर करके, मेन रोड को घेर करके उस पर नमाज पढ़ना और आने जाने वाले ट्रैफिक को व्यथित करना और लोगों को परेशानी में डालना, ये कहाँ तक अच्छी बात है? मैं हनुमान चालीसा के पक्ष में भी नहीं हूँ, नमाज के पक्ष में भी नहीं हूँ। ये सब नाटक ड्रामेबाजी पार्टियां कराती हैं, जो कि नहीं करानी चाहिए। हमें जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए, ना कि अपने पार्टी का या अपने हित में। हमारे मुन्ना भाई भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्वार्थ के लिए कराती हैं। नवनीत राणा को कोई आवश्यकता नहीं थी सड़क पे आकर हनुमान चालीसा पढ़ने की। चलिए ऐसे ही आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि दरअसल हम जहाँ खड़े हैं और ये जो चल रहा है, क्या ये विकास की नई कहानी है? क्या ये दुनिया में हमारी तरक्की को बुलंद करेगा ये सब चीजें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे, बिल्कुल इससे सहमत तो नहीं। लेकिन बड़े व्यापक पैमाने पर तो यही हो रहा है ना? व्यापक पैमाने पर हो रहा है, जो कि बहुत गलत हो रहा है। देश की तरक्की में ये बाधा है। दैट इज अ ग्रेट इम्प्लीमेंट इन प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। इसको हमें सब चीजों को खत्म करना चाहिए। हमें जात पात धर्म से उठ करके हमको देश राष्ट्र सर्वोपरि मान करके चलना चाहिए। जो राष्ट्र के हित में अच्छा है, हमें केवल वही कार्य करना चाहिए, ना कि हम किसी मजहब से जुड़े या जाति पाति से जुड़े। हमें सबसे पहले हम भारतीय हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद संवारिया जी, क्या जो वर्तमान में चल रहा है इससे हम बुलंदी की और तरक्की की नई तस्वीर लिख देंगे? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद संवारिया जी, क्या लगता है कि वर्तमान में जो चल रहा है उससे हम बुलंदी और तरक्की की नई तस्वीर लिख देंगे और दुनिया में सबसे आगे निकल जाएंगे और विश्वगुरु कहलाएंगे? देखिए चंद्रशेखर जी, जो वर्तमान में चल रहा है, जिस तरह से भारतवर्ष ने प्रोग्रेस डेवलपमेंट की सीढ़ी दर सीढ़ी उठी है, ये 8 साल के हमारे शासन काल में जिस तरह डेवलपमेंट भारतवर्ष ने किया है, उसको ये वर्तमान में भारतवर्ष, अभी आशुतोष जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता तो हंसी आ रही है। जो कांग्रेस ने खड्डे खोदे थे उनको पूरा भर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त की बातें, ये जो आज कानून का मुद्दा हो रहा था, 124A का मुद्दा हो रहा था, भारत सरकार उसके ऊपर रीथिंकिंग के लिए आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। इस कानून के ऊपर रीथिंक किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं देखिए जनता जनार्दन सबसे ज्यादा बड़ा निर्णय लेने वाला है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी की जो हालात है वो उसने कांग्रेस को नकार दिया। हम कांग्रेस को गाली देने में कुछ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भी एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन बन करके साथ में आए। ये तो जब CAA की बात करते हैं तो उसको अगेंस्ट आ जाते हैं, 370 की बात करते हैं तो जनसंख्या की बात कर, जनसंख्या कंट्रोल, आशुतोष शर्मा जी ने कहा कि हमें 140 करोड़ लोग हो गए, तो जनसंख्या कंट्रोल कौन करेगा? ये भारतवर्ष की जनता नहीं करना है तो भारत कानून कौन लाएगा? सरकार लेकर के आएगी। जो ही वो बात करते, सिविल कोड की बात करते हैं, फिर ये शुरू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष को भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। सारे भारतवर्ष के लोग हैं, समय में भारतवर्ष जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह से भारतवर्ष की इमेज, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 65 आवर्स की जर्नी में 25 मीटिंग करके आए, 7 राष्ट्र अध्यक्षों से बात करके आए, तो वो उसमें किसकी इज्जत होती है? भारतीयों की इज्जत होती है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वो बार बार कहते हैं कि ये तो 40 करोड़ लोगों की प्रोग्रेस हो रही है। आज भारतीय जब बाहर जाता है तो दुनिया सोचती है कि उसके जो पासपोर्ट की कोई वैल्यू है, वो जमाना चला गया। जब आज फिर वही कह रहा हूँ कि एक दूसरे पे 2 साल। चलिए, बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ आपकी बात को। ठीक है मुन्ना खान जी, 124A का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं?
और आप तो समर्थन करते ही हैं भाई, महाराष्ट्र में लगाई है ना नवनीत राणा के खिलाफ, फिर भी बता दीजिए, देश सुन रहा है और देश जानना चाहता है कांग्रेस कहाँ है। बिल्कुल देश सुन भी रहा है और चंद्रशेखर जी देश जान भी रहा है। अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, मैं कह रहा हूँ 65 घंटे और 3 डे वापिस आए देश में 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गए। तो आप इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे, वो उन मुद्दों पे बताएंगे नहीं। अरे छोड़िए मुन्ना खान, छोड़िए इन चीजों को, छोड़िए इन चीजों को। नहीं आप बातें आनंद जी देखिए, आनंद जी ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये साल आप कह रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं, हमारी ठीक है, सुन तो ले। बोलिए 8 साल के अंदर जो आप ये विकास की धारा बहा रहे हो और 8 साल के अंदर आप जो कह रहे हो कि वो कभी नहीं हुआ, वो 8 साल में हुआ। मैं यही पूछना चाहता हूँ 8 साल के अंदर क्या ऐसा हो गया? कम से कम आप एक जो विकास है उसके नाम तो गिनवाओ, एक जो आपके वादे हैं उसे तो बताओ, जो हमने ये वादे किए, या वो 2 करोड़ नौकरियों के हो। आपने जो 23 करोड़ जो जनता थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला था, आपने वो 23 करोड़ घटाने के बजाय 14 करोड़ ऊपर से ला दिए। आज के देश में 37 करोड़ जनता है जो गरीबी रेखा के ऊपर चल रही है, गरीबी रेखा के नीचे है, और 80 करोड़ जनता है जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। क्या यही देश का विकास है? क्या आज युवा रोजगार के लिए परेशान, यही देश का विकास है? उनको नौकरी चाहिए, वो परेशानी, यही देश का विकास है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आप बीजेपी के मित्र न करे तो बेहतर है। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, क्या बीजेपी और कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए राज्य स्तर पर ये राजनीतिक हथियार नहीं है, और अगर ये सियासी हथियार है तो इसको क्यों समाप्त करेंगे राजनीतिक दल? देखिए, मैं देख रहा हूँ दोनों पार्टियां अपने अपने राजनीतिक हथियार का उपयोग कर रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की दोनों कास्ट की, अगर देश की आबादी पे पहले से कंट्रोल किया जाता, एक देश एक कानून होता, तो देश की आबादी पे काफी कंट्रोल लगाया जा सकता है, जो कि नहीं लगाया, जो अब वर्तमान सरकार लगाने के लिए सोच रही है। हमारे देश की आबादी प्रतिदिन लगभग 3.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और 1.5 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। लगभग एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर की आबादी हम हर साल भारत में ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से 40% के लगभग है और आबादी में ऑस्ट्रेलिया से हम कितना ज्यादा 2 करोड़ 54 लाख की आबादी ऑस्ट्रेलिया की और हमारी 140 करोड़ की आबादी। तो थोड़ा सा ये भी सोचकर विषय कि 2 करोड़ 2.5 से 3 करोड़ से हर साल भारत की आबादी में बढ़ रहे हैं और उसके बाद रोहिंग्या बांग्लादेश और बर्मा से भारत में आकर के बसे, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने काफी बढ़ावा दिया। अब वर्तमान सरकार उसको रोकने की प्रयास कर रही है, तो ये राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हम सब के लिए, कोई सी भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी की एक के लिए बात नहीं कर रहा, हम सब के लिए देश सर्वोपरि होनी चाहिए। सबसे पहले हमें देश का विकास, देश का कल्याण किस चीज में, उसकी तरफ सोचना चाहिए। हम अगर एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, जैसा अभी आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने पास आज के पुराने समय को छोड़ करके वर्तमान में और आने वाले फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब पुराने उसको ढोल को पीटने से कोई फायदा नहीं है। हम ये कहते रहे कांग्रेस ने ये करा, ये नहीं करा, उसका कोई फायदा नहीं। अब हम आज से आगे देश को उन्नति के शिखर पे कैसे ला सकते हैं, कानून में क्या बदलाव कर सकते हैं और नागरिकों को कैसे अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे से अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं, इसकी तरफ को विचार करना जरूरी है, ना कि हम एक दूसरे की खिंचाई में एक दूसरे की बुराई में समाप्त हो रहा है। मैं संक्षिप्त जवाब ले लेता हूँ। आनंद समारिया जी, देखिए कानून समाप्त हो या ना हो, लेकिन उसका दुरुपयोग रुकना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर जी, अभी आपने एक सवाल मुन्ना खान जी कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि क्या आप 124A के फेवर में हो क्या या इसके अगेंस्ट हो। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए ना, क्या आप फेवर में हैं कि आप अगेंस्ट हैं इसके, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो बार बार में कह रहे कि बीजेपी की मंशा, अरे महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, नवनीत राणा पे आपने देशद्रोह का केस लगाया है, तो ये जो कानून है इसमें संशोधन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के मुताबिक से भारतवर्ष की सरकार
एनडीए की सरकार जो है नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे कानूनों को खत्म कर दिया, ये खत्म नहीं होगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा। खत्म हो सकता है आने वाले समय में। अभी शर्मा जी ने बताया अगर हम सारे लोग कंस्ट्रक्टिव भारत के उत्थान के सकता है, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि जनसंख्या कानून भी निर्धारण देते। ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगा मुन्ना खान जी। क्या दुरुपयोग रुकना आवश्यक नहीं है? निर्दोष लोग जेल नहीं जाएं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी है ये दुरुपयोग रुकना। जिस तरह से नवनीत राणा के बारे में हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे, तो नवनीत राणा पे 150 का मुकदमा लगना जायज था, न कि विनोद दुआ पे लगना जायज था। आपने एक निर्दोष पत्रकार को फंसाया, ये देश के अंदर आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग न करें, इन आईपीसी धाराओं का दुरुपयोग न करें और देशवासियों को डरा करके धमका के रखने का काम करें न करें। देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए और आज फिर गुलामी के अग्रसर आप गुलामी के कगार के साथ आप लेकर के जा रहे हो। जिस तरह से आप उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हो, संविधान को कुचलने का काम करो। हमारा हाथ जोड़ के बिना निवेदन आपसे कि आप ऐसा न करें। चंद्रशेखर जी, मुन्ना भाई बता रहे हैं कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। बहुत अच्छी बात है, 75 वर्ष हो गए। तो क्या ये सारा चमत्कार 6-7 वर्ष में जा रहे हैं कि 7 वर्ष में वो सारे जो पिछले 68 साल के काम है साढ़े 7 साल में ठीक हो जाए? इसके लिए समय चाहिए। हम इस चीज को मानते हैं कि कुछ कानून में बदलाव। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। आनंद संवारिया जी, मुन्ना खान जी, आशुतोष शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल 124A एक राजनीतिक ज़रूरत है और इस राजनीतिक ज़रूरत का इस्तेमाल वक्त रहते उन पर किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगता है कि कानून बना रहना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में ये सबसे बड़ा हथियार है और शायद यही हमारी बदकिस्मती है जो लगातार जारी है, क्योंकि सियासत ये चाहती है कि उसके पास ऐसे हथियार होने चाहिए जिससे वो उनका गलत इस्तेमाल कर सके और ये गलत इस्तेमाल बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।